तो भारत की यात्रा ना इतनी आसान नहीं रही। आजकल आप देखते हो कि अगर भारत किसी भी चीज़ में कुछ भी करने की कोशिश करता है, तो अधिकांश पश्चिमी देश बहुत प्रसन्न नहीं होते। ट्रंप की भी भारत से जो नाराज़गी यही है कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि जब उनकी दादागिरी पूरी दुनिया में चलती है, तो भारत जैसा राष्ट्र उनकी बात क्यों नहीं मान रहा है। अब इस पूरी चीज़ को ना शुरुआत से देखने की कोशिश। सन 1947 में भारत आज़ाद होता है। लगभग 200 साल की गुलामी है अंग्रेजों की। अब आप खुद सोचो, आपके यहाँ अगर एक नौकर की तरह कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो और वो आईएएस ऑफिसर बन जाए और आप आईएएस ऑफिसर ना बन पाए, तो क्या होगा? आप कभी स्वीकार कर पाओगे कि उस व्यक्ति में कोई प्रतिभा है? आप बार बार कहेंगे, अरे ये तो हमारे यहाँ नौकर की तरह काम करते थे, अरे ये तो ऐसा करते थे। आप उसकी किसी भी अच्छी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार? क्योंकि आप में एक भावना है कि आप श्रेष्ठ हैं और आप ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि वह व्यक्ति आगे कैसे बढ़ गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, ये पश्चिमी जगत सोच रहे थे कि वर्षों की बात है, ये आपस में लड़के मर जाए। उन्होंने भारत के दो टुकड़े किए और जो हमें स्वतंत्र भारत मिला, बटा हुआ भारत मिला, वो भारत कई समस्याओं से गुजर रही थी। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत कम। अब संरचनात्मक विकास उतना ही हुआ था जितना अंग्रेजों ने किया था, और उसका उद्देश्य भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करना नहीं था। उनका उद्देश्य था भारतीयों का शोषण करना। कृषि अपने निम्नतम स्तर में थी, भूखमरी थी। लेकिन इस दौर में जवाहरलाल नेहरू संभालते हैं। आप उनकी कई बातों में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप ये तो कहेंगे ना कि जब राष्ट्र एक नवजात शिशु के रूप में उन्हें मिला, जिस राष्ट्र को उस वक्त चलना भी नहीं आता था, वह पश्चिमी जगत जो सोचता था कि 2-4 साल की बात है, भारत फिर से टूटेगा, नहीं, टूटा नहीं। भारत ने किसी पक्ष में खड़े होना पसंद नहीं किया। गुटनिरपेक्ष जैसी चीज भारत ने बेहतर भूमिका निभाई। जब 1964 में मृत्यु हुई जवाहरलाल जी की, तब लोगों को लगा, तब पश्चिमी जगत को लगा, अब तो कोई संभालने वाला नहीं है। तब कौन आ गए? लाल बहादुर शास्त्री। देखने में कद में छोटे। याद रखना, कद को देखकर कभी भी किसी का उपहास मत करना। कोई व्यक्ति अपने कद से नहीं, अपने विचारों से, अपने नैतिक मूल्यों से बड़ा होता है, महान होता है। जब शास्त्री जी आए तो पाकिस्तान को लगा कि अरे यह छोटा सा व्यक्ति क्या कर पाएगा, और उन्होंने इसी धोखे में भारत में हमला कर दिया। लेकिन शायद वो भूल गए कि शास्त्री जी जितना ऊपर थे, उससे कई गुना उनके गहरे विचार थे। नतीजा ये हुआ कि शास्त्री जी ने पहले बार 2 मोर्चे पे युद्ध खोले और पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया। और वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो शत्रु राष्ट्र के नष्ट हुए टैंक पे खड़े होकर के सेना के साथ सेना का जोश बढ़ा, नैतिक रूप में इतने उच्च, जब उनको जरूरत पड़ी कि वो राष्ट्र को बोले एक वक्त ही राष्ट्र खाना खाए क्योंकि इतना ज्यादा अन्न नहीं है, उन्होंने देश को कहने के पहले अपने परिवार को भूखा रखा। जब उनका परिवार रह पाया, तब उन्होंने पूरे राष्ट्र से प्रार्थना की, जो हो सकते हैं, जिनसे हो सकता है, वो केवल एक बार भोजन करें दिन में, जिससे हम खाद्य की समस्या को सुलझा पाएं। और यही नहीं, उन्होंने कृषि उत्पादन संबंधी प्रयास भी किए। लेकिन ताशकंद में जिस तरह शास्त्री जी की मृत्यु हुई, जिस तरह वो शहीद हुए, वो आज भी रहस्य है। लेकिन जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो फिर लोग खुश हुए, वाह अब तो भारत गया। लेकिन नहीं, उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी को कांग्रेस का ही सिंडिकेट, मतलब कांग्रेस का ही एक समूह गूंगी गुड़िया बोल के लाया था। ये गुड़िया बैठेगी, गूंगी रहेगी, जैसा होगा वैसा हम करेंगे। लेकिन
इंदिरा गांधी एक समृद्ध विरासत। इंदिरा गांधी को राजनीति की बहुत व्यापक समझ थी। स्वतंत्रता आंदोलन में अपने पिता के साथ उन्होंने राजनीति के हर पक्ष को देखा था। क्या यही हुआ कि जिसे गूंगी गुड़िया बोलकर लाए थे वो फिर बोली और बहुत बोली। 1951 बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान के दुर्ग लेकर वह गूंगी गुड़िया दुर्गा और चंडी बन गई। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। दंगे भड़क उठे। सब लोगों को लगा अब तो भारत फंसा, लेकिन नहीं। भारत का डीएनए ही कुछ ऐसा है। भारत ऐसा कुछ है, जब लगता है सब कुछ समाप्त, तब वो ऊपर उठता। याद रखना, इस तैयारी में भी कई बार होगा सब कुछ समाप्त। तुम्हारी आईएएस की तैयारी में होगा, तुमको लगेगा सब कुछ खत्म, लेकिन हिम्मत रखना, जब सब कुछ टूटने लगे, कोई तुम पे विश्वास न करे, 10 मिनट आप बैठना, रो लेना, फिर मुट्ठियां बांध के उठ के खड़े हो गए ना। अगर नहीं खड़े हुए फिर तुम्हें कोई उठा भी नहीं। भारत के साथ हुआ। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी जी आए और राजीव गांधी ने भारत में संचार क्रांति लाने का, जो आज आप कंप्यूटर जगत देखते हो ना, पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि सारी फाइल्स मुझे फ्लॉपी में चाहिए। आप लोग अब फ्लॉपी नहीं जानते हो, क्योंकि अब आप लोग थोड़ा सा यूएसबी और इन सब के दौर में हो, तो वह भी एक मेमोरी डिवाइस हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि सब कुछ फ्लॉपी में देना है। अर्थात उस वक्त जब पूरा जगत सूचना क्रांति से गुजर रहा है, तब राजीव गांधी चाह रहे हैं कि भारत भी विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। लेकिन 1990 के बाद ना तब विश्व बदल, और शायद भारत को बदल थी। भारत शायद उतनी गति से चल नहीं पा रहा था। इसलिए 1990 से सन 2000 तक भारत की राजनीतिक अस्थिरता रही। और बीच में तो ऐसा समय आया जबकि लगा कि भारत डगमगा गया। गठबंधन की सरकारें आई, भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। लेकिन इसी समय दो व्यक्ति उभरते हैं जिनको भारतीय राजनीति में वह स्थान नहीं मिला जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए। पहले हैं नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह जी को बुलाया। मनमोहन सिंह जी एक बहुत बेहतर नौकरी कर रहे थे और उनको बुलाया। उन्होंने कहा, देखिए, मुझे एक बहुत समझदार आर्थिक सलाहकार की जरूरत है, वित्त मंत्री की जरूरत है, जो भारत को वर्तमान आर्थिक संकट से उबार सके। एक मॉडल आया, कहा जाता है राव मनमोहन दल। इसे भारत में एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, और वह न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भारत के पूरे आर्थिक चरित्र को बदल के रख देती है। इस पर हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो आप देखते हो ना, विश्व के सभी ब्रांड भारत में हैं। एप्पल फोन हो सकता है भारत में बाद में आईफोन लॉन्च, विश्व में आईफोन बाद में लॉन्च हो, भारत में पहले लॉन्च करना पड़ेगा उन्हें। और यह सब एनईपी की देन है। हाँ, हर एक पॉलिसी की एक नीति, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं, उस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन ये बताओ, क्या आप विश्व से कटे रहकर कभी ये सोच सकते हो कि आपकी तरक्की होगी? विश्व जिस धारा में चल रहा है उस धारा में आपको चलना है। हाँ, आपको आवश्यक सावधानी और सतर्कता तो बरतनी है। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई और उसको हम लोगों ने कहा राव मनमोहन मॉडल, और उसने भारत के इकोनॉमिक ढांचे को बदलने का प्रयास किया। धीरे धीरे भारत में स्थिरता आनी प्रारंभ हुई और इसमें एक पार्टी का उभार हुआ। आज आप देख, भारतीय जनता पार्टी। इसके इतिहास को भी कभी पढ़ेंगे हम, बहुत दिलचस्प इतिहास है। और फिर उसके बाद आती है यूपीए की गवर्नमेंट, जिसमें कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, और वहां एक चीज इंट्रोड्यूस की गई, वह था मनरेगा कहते हैं। इसने भी गांव की और संपूर्ण आर्थिक डिमांड के चरित्र को बदलने का प्रयास किया। मनमोहन सिंह जी आए,
हाँ, कुछ लोग उन्हें मौन मोहन सिंह भी कहते हैं, क्योंकि वो मौन रहे। मजाक मजाक में लोग यहाँ पर जब साइलेंट मोड में मोबाइल को करना हो तो लोग बोलते थे मनमोहन मोड में कर दो। उनको माना जाता रहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष या अध्यक्षा उन्हें कंट्रोल करती हैं। लेकिन आप मनमोहन सिंह से समझ सकते हैं कि मनमोहन सिंह किस प्रकार तंत्र और व्यवस्था पर विश्वास रखते थे। सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उन्होंने कभी तंत्र और व्यवस्था को बिगाड़ने का कार्य नहीं किया। यहाँ आदमी छोटे छोटे लाभों के लिए बनी बनाई व्यवस्था को ध्वस्त कर देता है। इन्हें व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने व्यवस्था के साथ अनुकूलता स्थापित करते हुए जो बेहतर हो सकता था वो करने का। और 2014 में कोई उन्हें पसंद नहीं कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी उन्हें पसंद नहीं कर रही है। लेकिन लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी किसी को पसंद करे या न करे उससे फर्क नहीं पड़ता। जनता आपको पसंद कर रही है या नहीं कर रही, अधिकांश जनता आपको पसंद कर रही है या नहीं कर रही है। 2014 में मोदी जी का उभार एक नहीं है। मोदी जी गुजरात की पकी पकाई राजनीति से आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है एक रात में सफलता मिल जाएगी? कभी मोदी और शाह जी की जिन लोगों ने दरियां बिछाई, पीछे अडवाणी, अटल, प्रमोद महाजन जैसे नेता कुर्सियों में बैठते थे, सामने दरी बिछाकर जमीन में बैठे। इन्होंने संगठन के लिए रात रात भर स्कूटर चलाकर, अमित शाह जी स्कूटर चलाया करते थे, पीछे मोदी साहब बैठा करते थे, हाथ में पोस्टर लिए हुए, दीवारों पे पोस्टर चिपकाए जाते थे कि भैया आपकी बार वोट इसी सरकार को देना। और जब कोई व्यक्ति इतना तप कर आता है ना, तब उसकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। और तुम्हें लगता है कि देश बन जाओगे, भूल जाओ, तपना पड़ेगा, तुम्हें दरी पे बैठना पड़ेगा, पोस्टर लगाने पड़ेंगे। तो दरी में बैठने का मतलब क्या है? तुम्हें शायद कई बार अपमान सहना, कई बार कई लोग कह दें अच्छा तुम आईएएस बनोगे, तुम में इतनी क्षमता है, तब चुप रहना। ध्यान रखना, अभी दरी में बैठने का मौका मिलेगा, भी प्रधानमंत्री बनोगे, तुम भी लाखों के सूट पहनोगे, तुम भी हजारों की सब्जियां खाओगे, लेकिन अभी दरी पे बैठने का, अभी मेहनत करने का वक्त है, अभी अपने चरित्र के निर्माण का वक्त है। तो अपने चरित्र के निर्माण में वक्त लेता है, समय लेता है ना, जब वह पनपता है कोई उसके तेज का मुकाबला नहीं। याद रखना, तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा। इसी तरह समझो, तुम अभी दरी बिछा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो। तो 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषता जानते हो क्या है? वैश्विक स्तर पर भारत की चमक का एहसास। उन्होंने विश्व के सभी देशों का दौरा किया। जो विपक्ष कहता है ना कि वो विदेश में घूमते रहते हैं, अरे यह व्यक्ति विदेश में घूमता नहीं है, विदेश के कोने कोने में ले जाकर के भारत के विचारों को फैलाता। आप एक कमरे में बैठकर, आप एक राष्ट्र में सिमटकर अपने आदर्शों को हर जगह नहीं पहुंचा सकते। और विश्व राजनीति में, विश्व कूटनीति में जब तक आपके मित्र नहीं हैं, आप अकेले पड़ जाओगे। और वह पश्चिमी जगत जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा था, मोदी जी वैश्विक दौरा करते हैं और अपने जैसे देशों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। वे देश जो गरीब हैं, वे देश जो ताकतवर नहीं हैं, उनके साथ मोदी जी संबंध स्थापित करते हैं और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में यह सिद्ध करते हैं कि भारत उन देशों के साथ मजबूती से खड़ा है जिन देशों के साथ कोई और नहीं खड़ा है। राजनीति में लामबंदी बहुत जरूरी होती है, काम मोदी जी ने की। ध्यान रखना, मोदी जी उस वक्त भारत में प्रधानमंत्री बनते हैं जबकि पिछले या पिछली सरकारों ने वह भूमि तैयार कर दी थी। जैसे अगर दादा परदादा आपके बीज बोते हैं
पिताजी आपके वृक्ष की रक्षा करते हैं तो फल आप खाएंगे। अगर कोई और समझदार प्रधानमंत्री आ जाता तो वह भी मोदी जी की ही तरह कार्य करता, वह लोकप्रिय होता, क्योंकि 2014 का समय ही ऐसा है कि जब पिछले सालों में जो कुछ किया गया था उसका जो लाभ था अब काटने का समय आ गया था। और मोदी जी भी उसी वक्त आ रहे हैं जब भारत ऐसे मार्ग पर खड़ा है जब थोड़े से प्रयासों से सारी सफलताएं प्राप्त की जा सकती है। मोदी जी की खासियत इस बात में है, उन्होंने ईश्वर को पहचाना और विश्व में भारत के मत को, भारत के विचार को फैलाने का। तो मित्रों, आज थोड़ा सा समय निकालकर हमने आपसे इस मुद्दे पर बात की है। इस पर हम फेज वाइज अच्छे से बैठ के चर्चा करेंगे।